दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण के लिए मूलभूत आवश्यकता है। ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करना, पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी, पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रयोग या फिर पाठ्यचर्यात्मक मार्गदर्शनों की दृढ़ संशक्ति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान सकते हैं कि जो प्रभावी शिक्षण होता है उसके लिए पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न करके आधुनिक शिक्षण विधि का प्रयोग और नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। और इस दौरान विद्यार्थी या जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी तमाम जो भिन्नात्मक आवश्यकताएं हैं या विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रभावी शिक्षण के लिए मूलभूत आवश्यकता पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये सामान्य अध्ययन से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि ओजोन छिद्र की खोज निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी, आपको बताना है। ओजोन छिद्र की खोज कहाँ पर हुई थी आपको बताना है। तो सही उत्तर दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ओजोन छिद्र की खोज जो है ये अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में हुई थी। और ओजोन परत संरक्षण समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत का पतला होना है। ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का पतला होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रभाव की दिशा मुख्यतः एक तरफा होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है परामर्श देना, मार्गदर्शन प्रदान करना, शिक्षण या फिर अधिगम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी, अधिगम या लर्निंग। अधिगम या लर्निंग दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रभाव की दिशा मुख्यतः एक तरफा होती है और अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया होती है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है और इस तरह से अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति का निरंतर विकास होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये देखिए शोध अभियोग्यता से संबंधित प्रश्न है, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो ऑप्शन पहले प्रश्न देखते हैं, प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकी विश्लेषण के लिए किस चर पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है, आपको बताना है। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख लेते हैं, निराश्रित चर, आश्रित चर, परिनियामक चर या नियंत्रण चर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है आश्रित चर ऑप्शन बी। देखिए प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकी विश्लेषण के लिए आश्रित चर पर विचार किया जाता है। और आप जान लीजिए कि आश्रित चर प्रयोगात्मक अनुसंधान में आश्रित और स्वतंत्र चरों का उल्लेख अनिवार्य रूप से होता है। एक बात और जानना जरूरी है कि आश्रित चर किसे कहते हैं, तो वो चर जिन पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है उसे आश्रित चर कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंद्रियानुभव शोध में निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, आपको बताना है। देखिए आपको बताना है इंद्रियानुभव शोध में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड ऑप्शन डी हो जाएगा। इंद्रियानुभव शोध में जो है वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है और ये एक ऐसी अनुसंधान विधि है
जो इंद्रिय अनुभवों के माध्यम से प्राप्त साक्ष्यों का क्रमबद्ध परीक्षण करती है। अगले प्रश्न पर देखते हैं कि एक थीसिस या शोध प्रबंध में चित्र और तालिकाएं रहती हैं कहाँ पर? परिशिष्ट में, एक अलग अध्याय में, अंतिम अध्याय में या मूल पाठ में ही? तो सही उत्तर है एक शोध प्रबंध में चित्र और तालिकाएं ये मूल पाठ में ही होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये विज्ञान से संबंधित ये प्रश्न है आपके पास, आप देख सकते हैं। जैव विविधता संबंधी अभिसमय यानी CBD का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन या मॉन्ट्रियल। तो सही उत्तर है मॉन्ट्रियल, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, जैव विविधता संबंधी अभिसमय यानी CBD का सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी CBD 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। और जैव विविधता के सभी पहलुओं को कवर करने वाला ये पहला वैश्विक समझौता है। इसे 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया था। अगला है ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता क्या होती है? ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन है पोषकों का उच्च स्तर, पोषकों का निम्न स्तर, पोषकों का अभाव या जैविक पदार्थों का उच्च स्तर। तो सही उत्तर है, नाम याद रखिएगा, ओलिगोट्रॉफिक झील। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ओलिगोट्रॉफिक झील में जो है निम्न पोषक और निम्न जैविक उत्पादकता का स्तर पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता ये है कि इसमें नीचे जो होते हैं, इन झीलों में कीचड़ में कई नागासु मांसपेशियों के लार्वा होते हैं। इनको कास्ट बीटच कहते हैं और इन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इस प्रकार की झीलों में स्वच्छ जल पाया जाता है जिसमें पारदर्शिता अधिक होती है। तो ओलिगोट्रॉफिक झीलों में पोषकों का निम्न स्तर पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। दूर के स्थानों पर, यहाँ पर ये जो स्क्रीन है हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है कि दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वो आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होने चाहिए? इंटरनेट, रिपीटर, हब या फिर मॉडेम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा इंटरनेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वो आपस में इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होने चाहिए। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, उपयोगकर्ता, सूचना, वैज्ञानिक या अभियंता। तो सही उत्तर है उपयोगकर्ता यानी यूजर। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का प्रयोग करता है उसे यूजर या उपयोगकर्ता कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्टोरेज क्षमता यानी छोटे से शुरुआत करते हुए के अनुसार मेमोरी इकाई के सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन से हैं? स्टोरेज क्षमता छोटे से बड़े की ओर, तो आप जानते हैं सबसे छोटा KB यानी किलोबाइट, फिर उससे बड़ा मेगाबाइट और उससे बड़ा गीगाबाइट यानी GB होता है। तो यहाँ पर विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो विकल्पों के अनुसार ये जो ऑप्शन बी है आपका, ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये स्टोरेज क्षमता के अनुसार जो है मेमोरी का आप देख सकते हैं, ये सही क्रम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या फिर जावा। तो बताइए इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है जावा। जावा आप जानते हैं सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मूलतः सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गासलिंग ने विकसित किया था
जबकि प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर और माउस ये सभी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, डेटा संचार को चलाने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है? आपको बताना है। डेटा संचार को चलाने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल, मानक, RFC या सर्वर? तो सही उत्तर है प्रोटोकॉल। देखिए, डेटा संचार को चलाने वाले नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये नियमों और प्रक्रियाओं का औपचारिक समूह है जो नियंत्रित करता है कि नेटवर्क माध्यम पर कोई कंप्यूटर सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करता है। तो याद रखिएगा, डेटा संचार को चलाने वाले नियमों का समूह ये प्रोटोकॉल कहलाता है। देखिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न संख्या हमारा 14 है। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 14। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। विटीकल्चर, तो विटीकल्चर आप जानते हैं अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पर विटीकल्चर अंगूर की खेती को, मोरिकल्चर शहतूत की खेती को, शेरीकल्चर नहीं है, रेशम कीट पालन होता है, मोरिकल्चर शहतूत की खेती, पीसीकल्चर ये मछली पालन होता है और ओलेरीकल्चर ये सब्जी की खेती होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं 4 3 2 1, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? आपको बताना है। मार्ले मिंटो सुधार किसको कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1909, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1909 का अधिनियम जो है, 1909 का अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और इस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और मिंटो भारत में वायसराय थे और इन्हीं दोनों लोगों के नाम पर इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो अधिनियम पड़ा था। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 16 है। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का भारत में सर्वप्रथम आयोजन किस स्थान या शहर पर हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर प्रयागराज यानी ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का भारत में सबसे पहले आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया? तो आप जान लीजिए इलाहाबाद में। और 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाने लगा था और फेडरल लोक सेवा की स्थापना के साथ दिल्ली में भी इस परीक्षा का आयोजन होने लगा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? 1945, 1950, 1951 या 1952? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ये है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य 1945 में बना था, 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विनिमय को स्थिर करने के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, भारतीय इतिहास से है कि भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फैजी। फैजी ने भास्कराचार्य की कृति लीलावती का सबसे पहले फारसी में अनुवाद किया था। लीलावती आप जानते हैं गणित विषय का ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये जो है राजव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र देते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
अगर हम इसको समझना चाहें तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें असहयोग आंदोलन दिया गया है, तो याद होना चाहिए आपको 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह ये जो है 1917 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। तो आप इसको सही क्रम में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए सही क्रम में आपको करना है घटनाओं को। तो सबसे पहले इन विकल्पों में से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 3 2 1 4, तो यहाँ पर 3 2 1 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 पर आते हैं। ये प्रश्न है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। तो सही उत्तर है किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना। सामान्यतः ये मुद्रा का अवमूल्यन डॉलर के मूल्य से किया जाता है और इसमें आयात महंगे होते हैं और निर्यात सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आसान सा है, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या आधुनिक स्थानीय स्वशासन का आरंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी वो कौन सा जगह था। यानी आपको बताना है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। तो सही उत्तर कन्नौज। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इसको इत्र नगरी भी कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की थी और इससे पूर्व हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी और हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नाटक लिखे थे। अगला प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी। तो सही उत्तर है 12 मार्च 1930। तो 12 मार्च 1930 इसका मतलब ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। तो याद रखिएगा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से समुद्र किनारे नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है आपको बताना है। ऑप्शन है 93 मिलियन मील, 103 मिलियन मील, 83 मिलियन मील या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 93 मिलियन मील ऑप्शन ए। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी 93 मिलियन मील लगभग है, जिसको इस दूरी को AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय यूनिट कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 93 मिलियन मील के लगभग है, जिसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। एक और प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 22 दिसंबर 1939। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा कि ये मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। ये आपके लिए एक प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया था। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। आप देख सकते हैं वाराणसी, पटना, चंडीगढ़ या देहरादून। तो सही उत्तर देहरादून ऑप्शन डी हो जाएगा।
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एल्मिको इसको प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में 14 अक्टूबर 2024 को किया गया था। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि 2023 में आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी कौन चुने गए हैं। ये प्रश्न देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है 2023 में। तो ये विराट कोहली जो है ये आईसीसी के 2023 के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी चुने गए हैं। जबकि महिला श्रेणी में ये पुरस्कार किसको, श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को चुना गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स का। 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैजा के टीके को किस नाम से लॉन्च किया है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, हिलकॉल। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने अगस्त 2024 में हैजा यानी कालरा के नए टीके हिलकॉल नाम से लॉन्च किया है। और हिलकॉल जो है ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का हैजा का टीका है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किया। ये समिति कौन सी है? तो ये समिति जो है आप जान लीजिए कि ये समिति अध्यक्ष सहित 8 सदस्यीय समिति है। इसको आपको जानना जरूरी है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। इसमें अध्यक्ष सहित 8 सदस्य शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।